हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था, कुछ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर ली थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हो। ये हेल्पफुल है 9th क्लास के बच्चों के लिए भी एंड +1 वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों में ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर है। सो दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर बोथ 9th एंड +1 क्लास। तो जो भी 9th एंड +1 में है वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बाकी जिसने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो भी इस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकंड लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ का क्या मतलब है। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है टाइम के साथ चेंज। किसके साथ चेंज? टाइम के साथ चेंज जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। जिसने डिफरेंशिएशन की क्लासेस नहीं देखी, जस्ट पहले वो रेफर कर लो, क्योंकि आपके +1 का बेसिक कंसेप्ट डिफरेंशिएशन है, वो आपको आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन में हमने देखा था डी बाय समथिंग ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम के साथ चेंज होना, दैट मीन्स डी बाय डी टी। क्या हो जाता है? डी बाय डी टी। इसको हम डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज को क्या डिनोट करते हैं? डी बाय डी टी। किसका रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं? लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पी। दैट मीन्स जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका क्या मतलब है? डी पी बाय डी टी। क्या मतलब है? डी पी बाय डी टी। उसके बाद है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब फोर्स जो है, जो ये डी पी बाई डी टी है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो इक्वल्स टू आ जाता है, या कांस्टेंट भी आ जाता है। सपोज के कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट को मैंने क्या लेट कर लिया? 1 लेट कर लिया, तो ये क्या बन गया? एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। नाउ हमने डिस्कस कर लिया था मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें मोमेंटम डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब p की जगह हम क्या लिख देंगे? mv। क्या लिख देंगे p की जगह? mv। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, अभी मैंने आपको क्या बोला है? डी पी बाई डी टी, और p की जगह क्या सब्सटीट्यूट करने को बोला है आपको? mv। क्या सब्सटीट्यूट करना है p की जगह? mv। मास क्या होता है? टाइम के साथ चेंज हो सकता है मास? नहीं हो सकता। दैट मीन्स मास को हम डिफरेंशिएशन से क्या ले आएंगे? बाहर ले आएंगे, और हमारा क्या बच जाएगा? dv बाई डी टी। क्या बच जाएगा? dv बाई डी टी। ये देखो इसी एक्सप्रेशन में यही लिखा हुआ। क्लियर कैसे आया? मास इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी विल टेक इट आउट एंड लेफ्ट विद dv बाई dt। एंड वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या होता है? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसकी जगह क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो जो f का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? f इज इक्वल्स टू ma। क्या बन गया? f इज इक्वल्स टू ma। तो न्यूमेरिकल्स में आपका ये फॉर्मूला काम आता है, f इज इक्वल्स टू ma। तो ये याद रखना है। तो जो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है वो किसके बारे में डेफिनेशन देती है? फोर्सेस के बारे में बताती है। हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिला ना, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। अब कई बार आपके ये भी आ जाता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अगर हम करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन ना देके आपको वेलोसिटीज के बारे में बताया होता है। तो आपने जो मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर की 3 इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो आपकी क्या आएगी? v माइनस यू बाई टी। वो वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो f का जो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है? f इज इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी। तो आपके दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। आपको दोनों लर्न होने चाहिए। फोर्स के ma भी, ma कब लेना है? जब a आपका एक्सेलरेशन गिवन हो स्टेटमेंट में। अगर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो आपने क्या यूज करना है? v माइनस यू बाई टी, अगर आपको वेलोसिटी और टाइम गिवन है। क्लियर?
अब कुछ एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन न्यूटन सेकेंड लॉ की, कहाँ फोर्स की बात किया तो क्रिकेटर लोअर इज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, जब उसने बॉल कैच करनी होती है तो क्रिकेटर अपना हैंड क्या कर लेता है, लो कर लेता है। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था एफ वाला, वो यहाँ पे दोबारा लिखा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है उसके साथ इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। मतलब अगर एक बॉडी है, उसने एक्सर्ट की फोर्स ए दूसरी बॉडी के ऊपर बी पे, तो बी भी एक रिएक्शन फोर्स देगी जो क्या होगी, माइनस ऑफ एफ होगी, किस पे, फर्स्ट पे। मतलब अगर ए पे ए जो बॉडी है वो एफ फोर्स लगा रही है बी पे, तो बी क्या लगाएगी, माइनस एफ फोर्स लगाएगी ए पे। ये दोनों फोर्सेस एक्टिंग ऑन अलॉन्ग अ सेम लाइन, दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, सेम फोर्स पे ही एक्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वगैरह पढ़ा था। तो मतलब अगर एक बॉडी ये है, इस पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स रिएक्शन लगती है। जो mg और रिएक्शन है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ईच अदर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, हेंस दे नेवर कैंसल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन कभी भी कैंसल आउट नहीं करते, ये अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं, तो ये याद रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, नेचर बताता है फोर्स का, कि फोर्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करती हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं, पेयर में। अगर हम अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल है, अगर हम चल रहे हैं, हम मस्कुलर फोर्स लगा के आगे को मूव कर रहे हैं, मसल से हम मूव कर रहे हैं आगे को, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी दोनों कंपैटिबल सेम ही चलती हैं। तो मतलब ऑलवेज जो फोर्सेज हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है नोट वाले, क्योंकि दोनों में एक सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है, और थर्ड लॉ हमें कैसे बताता है, फोर्स के नेचर के बारे में बताता है। तो इससे भी एमसीक्यूज बन जाता है कि बताओ नेचर ऑफ फोर्स के बारे में कौन सा लॉ बताता है, तो इट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट आ जाओ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टोटल इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ये इम्पल्स वाला टॉपिक ओनली +1 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, 9th में अभी इम्पल्स नहीं है, तो आप 9th वाले बच्चे ये वाला टॉपिक लीव करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो जो भी आपने टॉपिक रेफर करना है उसको आप सर्च करके देख सकते हो। बाकी जो +1 वाले हैं उनका तो ये सारा ही सिलेबस है, तो उनके लिए तो ये है ही है। तो आपने इम्पल्स याद रखना है, इम्पल्स इज व्हाट, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का टोटल इफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स लगती कब है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉल टाइम, जब कुछ ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है, जिससे ना ही नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नोर द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ ना फोर्स इतनी इंपॉर्टेंटली वर्क करती है और ना ही टाइम को इतना ज़्यादा देखा जाता है, उस केस में जो टोटल इफेक्ट है फोर्स का वो मेजर किया जाता है, और वो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ही हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली याद रखना है, इम्पल्स का भी यूज करना है जब ज्यादा फोर्स कम ड्यूरेशन के लिए लगाई जाए, मतलब फोर्स और टाइम दोनों की बात हो रही है, तो इम्पल्स इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फोर्स और टाइम के बीच में, जैसे इधर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी ये ले लो, इन्होंने जैसे ये फिगर लिया है, आपने अगर ये फिगर नहीं लेनी तो आप ये ले लो, सपोज ये फिगर ले लो, ये जो इसका एरिया होता है, फोर्स और टाइम का जो एरिया होता है, दैट विल गिव्स यू द इम्पल्स। तो याद रखना, फोर्स टाइम ग्राफ, इम्पल्स इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। इम्पल्स क्या होता है, जो फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। और अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए देखना हो तो फोर्स इनटू टाइम को हम इंटीग्रेशन से लिख देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा T1 से T2 तक चेक करना है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, T1 टू T2। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आते, बस हम लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि हमने सिर्फ इसमें से इस तक के अंदर हमने इम्पल्स निकालना है। बाकी मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करा दूँ, ताकि आपकी इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट का भी डिटेल हो जाए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है क्या बोलता था, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt।
ठीक है। अब मैंने इसी से इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स हमें पता है क्या था, एफ डी टी T1 से लेके T2, यही था एफ डी टी T1 से लेके T2, ये हमने करा था इन द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो एफ की वैल्यू डाली, एफ क्या है dp/dt, साथ में क्या पड़ा है dt पड़ा, dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अब हमारी इंटीग्रेशन जो टाइम पे डिपेंड हो रही थी अब वो किस पे डिपेंड रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम। मतलब जहाँ टाइम t1 था वहाँ उस टाइम पे जो मोमेंटम है वो क्या है m1, तो जो हमारी यहाँ पे लिमिट आ गई वो क्या आ गई m1। टाइम t2 था तो हमारी मोमेंटम की लिमिट क्या हो जाएगी p2, तो मतलब हमारा क्या रह गया dp इंटीग्रेशन ऑफ p1 टू p2। अब इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, उसी से ये सॉल्व हो सकता है, पर मैं आपको जर्नल बता देती हूँ इस वीडियो के लिए। बाकी मैं एक वीडियो ले आऊँगी इंटीग्रेशन के ऊपर भी, 1-2 वीडियोस, ताकि आपका इंटीग्रेशन भी वाइंड अप हो जाए। देखो जब भी आपकी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन इकट्ठे आ जाए तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। मतलब आप ये समझ सकते हो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव है, इट इज़ एंटी डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो जाता है और जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वही मिल जाती है। या दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए इंटीग्रेशन, जो वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स ही होती है, तो ऐसे इधर एक तरह का क्या है, वन ही है, वन ही है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या रह जाएगी, पी ही रह जाएगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो जब भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आ जाए इनको छोड़ दो और आपके पास क्या बच गया कल्ला पी, तो जो ये आपकी लिमिट है वो p से जाएगी p1 टू p2। और इंटीग्रेशन की लिमिट डालनी कैसे होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे डालनी होती है, पहले ऊपर वाली चीज़ डालनी है माइनस फिर नीचे वाली लिमिट डालनी है, तो ये क्या बन जाएगी p2 माइनस p1। और p2 माइनस p1 का क्या मतलब हो गया, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा p। डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, जो हमारा डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो इम्पल्स क्या आ गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। एक हमने इम्पल्स की डेफिनेशन देखी थी ऊपर, फोर्स इनटू टाइम। दूसरी इम्पल्स की डेफिनेशन क्या आ गई, चेंज इन मोमेंटम। सिर्फ ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अब ये इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन है, इसलिए इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आपने याद रखनी है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा न्यूटन सेकेंड लॉ और इम्पल्स के बारे में। आज के लिए हम ये क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के ऊपर देके चैप्टर जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँगी। बस आपसे यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।